नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और पहली बड़ी खबर, गिरते रुपए के बीच मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। आरबीआई ने रुपए को इंटरनेशनल कर दिया है, यानी कि दो देश अब आपसी व्यापार डॉलर की तरह रुपए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपसी व्यापार में, जिससे रुपए में मजबूती आएगी। तो बड़ा फैसला है, आरबीआई ने रुपए को इंटरनेशनल कर दिया है, यानी कि अब दो देशों के बीच सिर्फ डॉलर या वहां की मुद्रा ही नहीं रहेगी व्यापार करने की जो मुद्रा है, बल्कि रुपए का भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो डॉलर की तर्ज पर रुपए में भी व्यापार हो सकेगा दो देशों के बीच। एक बड़ा फैसला है ये। इन दिनों जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता था, अब उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी। नुकसान थोड़ा कम हो पाएगा क्योंकि रुपए में भी लेन देन हो सकेगा। तो इंटरनेशनल मुद्रा रुपए को बना दिया गया है। भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। भावना, आपसे जानना चाहूंगी ये फैसला और इस फैसले का असर क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से आपको पता होगा कि रुपए जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से तेजी के साथ गिर रहे थे, इसी बीच मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अब रुपए को इंटरनेशनल कर दिया। यानी अब अगर दो देश आपसी व्यापार करता है, जिस तरह से डॉलर में ये व्यापार होता था, अब रुपए में भी हो सकता है, जिससे रुपए में मजबूती आएगी। देखिए, ये बहुत जरूरी था और ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है सरकार का। देखिए, चीन के युआन के मुकाबले भी जो इंडियन रुपीज है वो दुनिया भर में इसकी धमक बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें रुपए में जो कारोबार है वो दो देशों के बीच हो सकता था। इससे पहले डॉलर में और भी तमाम देश अपने अपने रुपए में करते थे, लेकिन अब जो इंडियन रुपीज है उसमें व्यापार हो सकता है। तो ये फैसला मोदी सरकार ने जो लिया है वो बहुत बड़ा माना जा रहा है। ठीक है, तो रुपए की सेहत को दुरुस्त करने वाला ये फैसला हो सकता है। भावना, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगरा में लव जिहाद का नया वेरिएंट। मुस्लिम लेडी पर लव जिहाद का आरोप। सीसीटीवी में मुस्लिम लड़की की करतूतें। हिंदू लड़की को भगा ले जाने का आरोप। मुस्लिम लड़की की तलाश में जुटे पुलिस। लव जिहाद का लेडी वेरिएंट। आगरा में अब लेडी लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल एक मुस्लिम युवती पर दूसरे समुदाय यानी कि हिंदू युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा। पूरा मामला जगदीशपुरा इलाके के आवास विकास का है। यहां पर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की का घर आमने सामने है। आरोप लगा कि हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर मुस्लिम लड़की भगा ले गई। मामला लव जिहाद से जुड़ा है, लिहाजा जो केस दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहले लड़के लव जिहाद करते थे और अब लड़कियों ने इस धंधे को अपना लिया। इस मामले में पुलिस ने कई टीमें बनाई और दोनों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पड़ोस की रहने वाले सामने ठीक उनकी बेटी शकीलुद्दीन जी की मेरी बेटी को बहला फुसला के अगवा करके ले गई। और कब की बात है ये 17 मई की बात है, 2022। घर के सामने से ले गई? ठीक घर के सामने। और ऐसा सोचा भी नहीं था। अब ऐसा लगने लगा कि इस परिवार का पूरा हाथ है, पूरा परिवार ने ही मेरी बेटी अगवा कराई है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं भी ढूंढ रहे हैं, ये तो उन्हें ही मालूम है। मैं अपनी बेटी के लिए जो इस तरह से गया, सब कार्रवाई की मैंने। पुलिस ने भी थोड़ी लापरवाही दिखाई। एक तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप है कि एक महिला ने दूसरी लड़की को
अपने साथ ले गई है। उसके संबंध में तहरीर के आधार पर धारा 366 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी चीज़ें संलिप्तता पाई जाएगी जिसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विवेचना या इसको बरामद करने के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया है। सब अपने काम में लगे हुए हैं। इधर विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की प्रजनन दर मानक स्तर से नीचे है, कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता एक स्वस्थ युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह से विफल रही है। तो ये लिखा है ओवैसी ने। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। किसी भी देश ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जिससे सरकार नहीं भाग सकती। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सीएम योगी के बयान पर ऐतराज जताया है। न्यूज 18 से खास बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए जरूरी है, किसी एक वर्ग को टारगेट करना ठीक नहीं है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है, हमारे देश में रही है और आज से 50 साल पहले की बात है कि कांग्रेस नेताओं ने ये प्रयास किया था कि हम आबादी पर अंकुश लगाएं। तो उस समय इसका विरोध उन सभी दलों ने किया था जो आज कहीं कहीं सत्ता में है। तो अगर वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और वो समझते हैं कि एक समस्या है, और समस्या में दो राय नहीं है कि समस्या तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जो हमारे पास संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल संसाधन हो, चाहे वो प्रोडक्टिव संसाधन हो, उन पर बोझ तो बहुत पड़ेगा। और अगर बोझ पड़ेगा तो हमारे जीवन शैली कैसी बनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और जनसंख्या के बढ़ने के कारण है, इस पे बहुत लोगों ने शोध किया है, बहुत रिसर्च हुई है, सब जानते हैं कि इसके कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो है पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो इसलिए इसको सुलझे हुए मन से इस पर कोई कार्रवाई हो, इस पर आपस में बैठकर कुछ चीज़ समझ में आए तो उस पर सब लोग मिलकर आके चलें तो वो बेहतर होगा। इसको एक राजनीतिक मोड़ देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी गलती होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने वो कौन सा बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता का खतरा बढ़ सकता है। सीएम योगी ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है और साथ ही जनसंख्या असंतुलन को नियंत्रित करने की भी उन्होंने बात कही। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और नए भारत में नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन भी देश का गौरव बढ़ाने जा रहा है। इसी संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया तो संसद भवन के काम में जुटे श्रमिकों से उन्होंने बात भी की। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रमिक काफी उत्साहित भी दिखे।
नए भारत की नई तस्वीर। नए संसद भवन में विशाल अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का पीएम ने किया अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण का काम तेजी से जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद अशोक स्तंभ के नीचे बीचों बीच बने चक्र में तिलक लगाया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन की रस्म पूरी की। कांसे से बने अशोक स्तंभ का वजन करीब 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, जिसकी सपोर्ट में 6,500 किलोग्राम का स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इससे मिट्टी से मॉडल बनाने और कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करने, कांसे की आकृति को पॉलिश करना भी शामिल है। सरकार की कोशिश है कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में कराया जाए। नए संसद भवन के छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का उन्होंने अनावरण भी किया। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नए संसद भवन का जो काम है वो तेजी से जारी है। तस्वीरों में आप देखिए कि उसके छत पर किस तरह से जो अशोक स्तंभ लगा है उसका आज अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये करीब 20 फीट ऊंचा है। ये जो काम है संसद भवन का, नए संसद भवन बनाने का, वो तेजी से जारी है। अगर बात करें तो जो भारत सरकार है उसका कहना है कि अगले शीतकालीन सत्र जो है, अगला होने वाला शीतकालीन सत्र है वो नए संसद भवन में ही होगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के निर्माण से जुड़े कारीगरों से उनका हालचाल भी पूछा। पीएम मोदी को अपने सामने पाकर श्रमिक बेहद उत्साहित नजर आए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन श्रमिकों से संवाद भी किया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबकी माँ को कुटिया में। हालांकि अशोक स्तंभ के अनावरण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अनावरण प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। ट्वीट किया बाकायदा ओवैसी ने और निशाना साधा। उनका लिखना है कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। ये काम लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीएम ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है, ये आरोप भी ओवैसी लगा रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं SBSP अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी एक और परेशानी सामने आ गई। उनकी पार्टी से अलग हुए पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप ने एक नई पार्टी बना ली है। शशि प्रताप ने अपनी नई पार्टी का नाम रखा है राष्ट्रीय समता पार्टी। कुछ दिन पहले ही शशि प्रताप सिंह ने SBSP अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। शशि प्रताप ने ओम प्रकाश राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के मोह में शिवपुर सीट हार गए। साथ ही कहा कि वो हमेशा सनातन धर्म के विरोध में बातें कहते हैं। सैकड़ों ऐसे पार्टी के नेता हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जिन्होंने पार्टी को 15 साल, 10 साल, 12 साल से ढोया है। और इसलिए ढोया कि समय आएगा तो हमको भी इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा। लेकिन जब स्थान मिलने की बात आई तो अपने पुत्र को ले आकर लड़ा दिए, बाकी सारे नेता चित हो गए।
तो राजभर पर भी लग गया परिवारवाद का आरोप। इधर रामपुर में आजम खां का दर्द एक बार फिर छलका। उन्होंने मौजूदा केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफों में कसीदे गढ़े। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री तक कह डाला। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मेरी इतना में है और सही है मेरी सियासत में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा, कोई तो है बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनुल अक़वामी दौरा मंसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने। और अब बात प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की कर लेते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है योगी सरकार। प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से अगले 4 साल में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। इतना ही नहीं, मॉडल कंपोजिट स्कूल के साथ साथ प्रदेश में अभ्युदय कंपोजिट स्कूल की भी शुरुआत की जाएगी। मौजूदा समय में प्रदेश के अंदर 12,000 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। इन स्कूलों में क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार ने 18,381 स्मार्ट क्लासेस की स्वीकृति दे दी है, यानी कि इतने क्लासेस और बढ़ाए जाएंगे। लखनऊ में एशिया के सबसे बड़े मॉल में एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लुलु मॉल में ओडीओपी के स्टॉल का जायजा लिया और इस मौके पर नवनीत सहगल ने कहा कि अब जिला उत्पाद को और बढ़ावा मिलेगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लुलु मॉल और उत्तर प्रदेश सरकार में एक एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें लुलु मॉल जो है वो एक जनपद एक उत्पाद के जो उत्पाद आप देख रहे हैं ये सबको यहाँ पर फ्री में डिस्प्ले करेगा और ये सीधे हमारे जो कारीगर हैं उनसे खुद खरीद के यहाँ पे उनको बेचेंगे। और ओडीओपी का जैसे आपने देखा निशान भी लगा हुआ, हमारा सारा ओडीओपी का सिंबल भी है, उसको ये प्रमोट करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा मॉल है 20 लाख स्क्वायर फीट में, तो यहाँ पर अब ओडीओपी के उत्पाद जब बिकेंगे तो उससे हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनका जो जीविका है वो बेहतर होगी, उनके उत्पाद बेहतर होंगे। निश्चित रूप से जो एक जनपद एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने एक लक्ष्य लेके चले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य वोकल फॉर लोकल है, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक आज अंतर्राष्ट्रीय चेन जो है वो जुड़ी है। मैं यूसुफ जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये एक कंट्रीब्यूशन जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश के छोटे कारीगरों के लिए किया। यूपी में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और आज फिर मेरठ में कार्रवाई हुई है। मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। थाना दिल्ली गेट इलाके में नाला रोड पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की। बताया ये जा रहा है कि पीएम के स्वच्छ भारत मिशन में चूना लगाया जा रहा था यहाँ पर। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। और अगली खबर मिर्जापुर से, जहां पर जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी के घर के बाहर जिला प्रशासन ने बुलडोजर खड़ा कर दिया। आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर उसके घर को जमीरोज करने की जिला प्रशासन की तैयारी है। कल देर रात जमीन के विवाद में एक पक्ष ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी थी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के विरोही गांव का ये मामला है। तो पुलिस हत्यारोपी को पकड़ नहीं पा रही, तो घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करके डराया जा रहा है परिवार को कि अगर हत्यारोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर को गिरा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मनोज और राजीव अरोड़ा को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यूपी के नोएडा सेक्टर 50 से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते थे। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर लाखों की ठगी करते थे। वहीं देहरादून में भूमाफिया से मिलकर दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस को भी निशाना बनाया था। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये ठगी होती कैसी थी।
किस तरह से करते थे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ये ठगी करते थे। जज की फोटो अपने व्हाट्सएप के डीपी पर लगा रखा था इन्होंने और इसी नंबर से कॉल करते थे। जज के नाम पर ट्रू कॉलर रजिस्टर किया था। ट्रू कॉलर भी इन्होंने जज के नाम पर ही रजिस्टर कर रखा था। जैसे ये किसी को फ़ोन करते थे तो उसके फ़ोन पर भी जज की आइडेंटिटी आती थी। अधिकारियों को झांसे में लेते थे और ठगी करते थे। दोनों पर दिल्ली में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते लैब को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बीच शहर आग का विकराल रूप देखकर आसपास हड़कंप मच गया। व्यापारियों में भी हड़कंप देखने को मिला। आसपास के दुकानदार अपनी दुकान बंद कर वहां से हट गए। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।